जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत होती है, देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स इन व्हिच डेकेड्स हैपन। अगर आप ईरान में देखें पिछले 24 घंटों में जो हुआ है, तो यहां हफ्तों की भी बात नहीं है, एक दिन में 40 साल का जो इतिहास है वो बदल गया है। जो मिडिल ईस्ट में जो पावर की परिभाषा है, जो रीजनल पावर की परिभाषा है, पीस की जो परिभाषा है, वो 24 घंटों के अंदर अंदर बदल गई है। खबर तो यही है कि आयतुल्लाह खमीनी अब मारे गए हैं। ये कॉन्फर्मेशन अब हमें ईरानियन स्टेट मीडिया से आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है, हमारा इससे क्या लेना देना है, ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए देशभक्त के आज स्पेशल लाइव एपिसोड में बस 5 मेन सवाल, उसके जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तेजी से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बदल रहा है, उसका जो एको है, उसका जो इंपैक्ट है, वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा। सबसे पहला सवाल कि पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ। हमने ऑलरेडी अटैक के बारे में तो ऑलरेडी देशभक्त पे बात कर ली है, लेकिन किस तरीके से, किस लेवल पर मोसाद का इंटीग्रेशन है, ईरानियन सिस्टम में पेनिट्रेशन है कि जिससे खमीनी को मार गिराया गया, ये क्या हुआ है 24 घंटों में, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी मौत से इतना क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या है ये जो सिस्टम बनाकर रखा है ईरान में, जो प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक पायदान होता है आयतुल्लाह का, वो समझने की जरूरत है। और उसके बाद जो चेन ऑफ कमांड का सवाल आता है कि क्या ईरान में आज चेन ऑफ कमांड जिंदा है, क्या ईरान हिट बैक कर पाएगा। अगर चेन ऑफ कमांड नहीं है तो फिर दुनिया सुरक्षित है, मिडिल ईस्ट सुरक्षित है, दुबई का एयरपोर्ट फिर से खुल सकता है। लेकिन अगर चेन ऑफ कमांड अभी भी है, इन प्लेस है, अगर इंस्ट्रक्शंस अभी भी इन प्लेस है, तो अभी भी ईरान के पास बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जानने की जरूरत है, क्या एक फोर्स्ड रिजीम चेंज से जो अमेरिका इजराइल कराने की कोशिश कर रहा है, ये सक्सेसफुल होता है। लीडर को तो आपने मार गिराया, मुबारक हो आपको, लेकिन क्या इससे शांति बहाली होगी, क्या इससे डेमोक्रेसी आएगी, ये भी समझना जरूरी है। थोड़ा इतिहास यहां देखना जरूरी है। और क्या इससे अमेरिका की लेजिटिमेसी अब एकदम ही खत्म हो गई है। किस तरीके की इंटरनेशनल पावर की हम बात कर रहे हैं। बहुत लोग इंडिया में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मौत को, लेकिन भूल मत जाइए कि कल हमारे साथ भी यह हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब अमेरिका की दादागिरी बढ़ चुकी है कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका जो चाहे अब वो कर सकता है, कोई बचाने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है। चाइना तो अपना मुनाफा ही देखेगी। ये 5 सवाल है जिसके जवाब हम आज जल्दी से ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हुआ क्या। 28 फरवरी को ये अटैक आता है। महीनों की चेतावनी के बाद हमें पता चलता है कि एक एरियल स्ट्राइक लॉन्च कर दिया गया है। इजराइल ने अपने तरफ से, अमेरिका ने अपने बेसिस और एयरक्राफ्ट कैरियर से ये अटैक को लॉन्च किया। इनिशियल अटैक का मोटिव ही यही था, पिछले बार की तरह न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर साइट्स पर नहीं था, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्षति पहुंचाना या साइंटिस्ट को मारना नहीं। इस बार निशाना साफ था कि जो टॉप मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका सफाया कर दिया जाए, जिससे एक चेंज ऑफ गार्ड हो पाए, जिससे डेमोक्रेसी की बहाली हो पाए, जिससे लोग सड़कों पर आ पाए। इसके लिए ये किया गया है, एटलीस्ट पब्लिकली तो यही बोला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने पहले बोला कि नहीं, हमारे जो लीडरशिप है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, आप उनको क्षति नहीं पहुंचा पाए हो। लेकिन एक चीज तो साफ हो गई थी कि ईरान तिलबिलाया हुआ था। जिस तरीके से 7 देशों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, जहां जहां अमेरिकन बेसेस है उन पर अटैक करना शुरू किया, इससे एक बात तो तभी साफ हो गई थी कि ईरान तिलबिलाया हुआ है, अब होल्ड बैक नहीं कर रहा है। तो कोई वजह तो जरूर हुई होगी इतना बड़ा रिटेलिएशन का, और इसी रिटेलिएशन के का जो वजह ढूंढते ढूंढते लोग बोलने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है। स्टेट मीडिया फिर धीरे धीरे चुप हो जाती है। पहले बात होती है कि खमीनी आएंगे या प्रेसिडेंट साहब आएंगे, टेलीविजन पर संबोधित करेंगे देश को, लेकिन फिर वो नहीं होता है। रात तक नेतन्याहू बताने लगते हैं कि हमारे पास अब संकेत हमें मिल रहे हैं कि खमीनी मारे गए हैं। उसके बाद रात को ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ट्वीट करके कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इवल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। तो ये आप एक तरफ से मान लीजिए कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट से एक ट्वीट आता है तो कहीं ना कहीं इसकी कॉन्फर्मेशन आती है, लेकिन हम तब भी रुके रहे। और कुछ घंटे पहले फिर जब ईरानियन स्टेट मीडिया ने भी कंफर्म किया, उनको मारा गया था। ही वॉज वर्किंग, the supreme leader was killed at his workplace in his office carrying out his assigned duties.
तो सवाल यह है कि अमेरिका को और इजराइल को मालूम कैसे चला किस तरीके से प्रेसिशन स्ट्राइक किया जाए। इसका हिंट थोड़ा ट्रंप ने खुद ही दिया जब उन्होंने कहा कि खमीनी वाज अनेबल टू अवॉइड आवर इंटेलिजेंस एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम्स। इस बात पर ध्यान इसलिए देना जरूरी है क्योंकि बमबारी में तो अमेरिका कभी पीछे नहीं हटा है, लेकिन ग्राउंड इंटेलिजेंस जो इजराइल लाता है इस पूरे गेम में, इसी ने पूरा गेम को पलट दिया, पूरी परिभाषा जो युद्ध का है वो बदल दिया। क्योंकि अमेरिका के पास तो सालों से प्रिसिशन गाइडिंग मिसाइल्स है, लेकिन वो प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल जाएगा कहां, हिट कैसे करेगा, इसका जवाब अमेरिका के पास नहीं होता था, जो कि लगता है इजराइल और मोसाद ने और इजराइल की मोसाद ने इतनी शातिर तरीके से ईरान में घुस के इन्फिल्ट्रेशन करके सारा जो इंफॉर्मेशन निकाला है, उसी के वजह से लगता है ये काम हो पाया। अब ईरान की मीडिया ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखो खमीनी कहीं भागा नहीं था, वो अपना काम कर रहा था, उसे मारा गया था। लेकिन अगर आप सैटेलाइट फोटोज देखो तो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब खमीनी छुपे हुए थे बंकर के अंदर और उनको वहां पिन डाउन करके बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके उन्हें वहां मारा गया था। बात सिर्फ खमीनी की नहीं है, अगर हम टॉप लीडरशिप की भी बात करें तो अब कॉन्फर्मेशन इस बात की भी है कि IRGC जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उनके जो कमांडर हैं जनरल मोहम्मद पख्तौर, डिफेंस मिनिस्टर जनरल अजीज, सेक्रेटरी ऑफ इरानियन डिफेंस काउंसिल अली शमखानी, इनको भी मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं बहुत क्षति पहुंची है ईरान के जो टॉप लीडरशिप है, और यह दिखाती है कि मोसाद ने कैसे वॉर की परिभाषा बदल दी है, किस तरीके से प्रिसिशन स्ट्राइक करके इन लोगों को निकाला गया है। ऑब्वियसली इसमें ईरान की भी गलती यह है कि इतने लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन से नाखुश थे, इतना अनपॉपुलर था कि बहुत सारे लोगों को तो मोसाद ऐसे ही शायद रिक्रूटमेंट कर पा रहा हो। मोसाद के बारे में आते हैं एक सेकंड में, लेकिन बात यहाँ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि खमीनी कौन था और उसकी मृत्यु से ईरान की जो परिभाषा है, जो पूरी हिस्ट्री है, वो कैसे बदल सकती है। सोचिए 37 ईयर्स से कोई बंदा राज कर रहा हो एक देश पर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, डिक्टेटोरियल कंट्रोल से राज कर रहा हो। 86 की उम्र उनकी हो चुकी थी, उम्र तो ढल ही रही थी, लेकिन आयरन ग्रिप था। सोचो इतनी लंबी किसी की रेन हो ईरान में, जो बुश से लेकर ट्रंप तक सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को इस बंदे ने देख कर रखा था। आयतुल्लाह और खोमेनी ने क्रांति की, रेवोल्यूशन किया, लेकिन खमीनी है जिसने पूरा एक स्टेट स्ट्रक्चर बनाया, और उस स्टेट स्ट्रक्चर में जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, जो मिलिट्री है, जो जुडिशरी है, सबको अपना लॉयल बनाया। और यही शायद उनका हॉलमार्क था कि इतनी बर्बरता का इस्तेमाल करके, धर्म का इस्तेमाल करके एक लॉयल बेस बनाकर एक एब्सोल्यूट मोनार्की बनाई गई है, एक थियोक्रेटिक स्टेट जिसे बनाया गया था। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आयतुल्लाह खमीनी के ये प्रोटोजे हुआ करते थे खमीनी, इनके सबसे फेवरेट शागिर्द हुआ करते थे, और इन्हें चुना गया था। जो रेवोल्यूशनरी जो खमीनी है जिन्होंने ये पूरा किया, उन्होंने इनको चुना, और ये जब चुने थे तब ये आयतुल्लाह बनने के लिए काबिल भी नहीं थे। इनके लिए संविधान को भी बदला गया था जिससे वो सक्सीड कर पाए आयतुल्लाह खोमेनी को। और खमीनी ने उसके बाद जो सिस्टम बनाया, एक लॉयल बेस का सिस्टम बनाया, जिसको हिलाना बहुत ही मुश्किल रहा है। याद रखिए ईरान में बार बार रेवोल्यूशंस हुए हैं, लोगों ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है। 2022 में माशा अमीन की पूरी कहानी सबको मालूम है, और अब 2026 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए, बहुत ही बर्बरता और ब्रूटल तरीके से रजीम ने, IRGC ने इन सारे रिवोल्ट्स को फिर सप्रेस कर दिया। अब खबर ये आ रही है कि जब ये पूरा कांड हुआ है, खमीनी मारे गए हैं, तो लोग सड़कों पर हैं। उधर इरानियन स्टेट टीवी कहती है कि लोग मातम मना रहे हैं, तो मातम के जुलूस निकल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया हमें कह रही है कि लोग जश्न मना रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट जरूर आ रहे हैं, लेकिन इस पर डिबेट नहीं है कि ही हैड बिकम हाईली अनपॉपुलर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या खमीनी के मारे जाने पर चेन ऑफ कमांड अब खत्म हो चुका है, तो वॉर अब खत्म हो चुका है, दुबई का एयरपोर्ट खुल सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल जाएगा, शिपिंग लेन्स फिर से चालू हो जाएंगी, लोगों के सर पर अब मिसाइल्स नहीं बरसेंगी। ईरान को दूसरे कोई अफ्रीकन स्टेट के तरह या कोई और मिडिल ईस्ट छोटे देश के तरह मत देखिएगा। ईरान एक रीजनल सुपर पावर था, एट द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वेपन था। उसके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिससे इजराइल भी डरता है एज ऑफ नाउ। और शायद अमेरिका ही ऐसा एक पावर था जो ऐसा क्लीन एंड स्क्वायर स्ट्राइक कर पाता। लेकिन इन्होंने इस चीज को प्लानिंग करके रखी है।
इसमें एक ग्रेडेड सिस्टम होता है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी खमीनी के बाद दूसरे लोगों को भी जाता है। खमीनी ने खुद 3 लोगों को एज पॉसिबल सक्सेसर्स मार्क करके रखा था, जिसमें नंबर 1 है हेड ऑफ जुडिशरी गुलाम हुसैनी, उनके खुद के चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर, और काफी इंटरेस्टिंग चीज है हसन खोमेनी, ग्रैंडसन ऑफ द माने बेसिकली रेवोल्यूशनरी एंड द फाउंडर। तो आयतुल्लाह खोमेनी के जो ग्रैंडसन हैं उनका नाम भी इसमें आता है, और मुज्तबा जो उनके बेटे हैं उनका नाम एज अ सक्सेसर आता है। लेकिन खमीनी ने खुद भी कहा था कि वो अपने बेटे को, ही डजंट वांट टू मेक इट अ हेरिडिटरी सिस्टम, तो वो अपने बेटे को नहीं चाहते थे कि वो सक्सीड करे। लेकिन ये नाम है हमारे सामने, और अगर इनमें से कोई अभी सक्सीड कर जाता है तो दिक्कतें अभी अमेरिका और इजराइल के लिए इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगी। अभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन किक इन करता है, अभी एक काउंसिल होगा, उसमें जुडिशरी, हेड ऑफ जुडिशरी, एक गार्जियन काउंसिल से, और प्रेसिडेंट। तो अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में भी एक टेक ओवर का सिस्टम है, और फिर एक इलेक्शन का सिस्टम होगा। सबसे चिंताजनक चीज यह है कि खमीनी जानते थे कि उनको टारगेट किया जाएगा, तो उन्होंने एक छोटे ग्रुप ऑफ जनरल्स को इस बात की अनुमति दे के रखी थी कि उनके एब्सेंस पर वो क्या कार्यवाही करें। उनको इंडिपेंडेंस दे के रखा था, उनको राइट ऑफ कंट्रोल दे के रखा था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये मिसाइल स्ट्राइक्स अभी भी कैरी ऑन रहेंगे, क्योंकि देखिए ईरान अभी एक डेस्परेट स्टेट में है, और एक डेस्परेट देश कुछ भी कर सकता है। तो जब तक ना ये पूरा का पूरा सिस्टम चुरमुरा जाता है, इन लोग अपने वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने दुबई पे ऑलरेडी देख लिया है। दुबई को स्पेसिफिकली टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट है, और उससे इंटरनेशनल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ता है अमेरिका के ऊपर। तो ये हथकंडे वो भी अपना रहे हैं इस समय। 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स है, याद रखिए ईरान के पास 3 से 6000 इनके पास माइंस हैं, जिससे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक कर रख सकते हैं। 20% तक का ग्लोबल तेल एलएनजी ये रोक सकते हैं। तो अभी इतनी आसान चीज नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीजें इस पूरे कहानी में होनी बाकी है। लेकिन यहां एक चीज तो बोलना पड़ेगा कि पिछले जो इस पूरे वॉर में जो पैलेस्टाइन और इजराइल का पूरा संघर्ष रहा है, मिडिल ईस्ट में जो हमने पिछले 1 साल में देखा है, इससे वॉर की परिभाषा भी काफी चेंज हो जाती है। क्योंकि मोसाद जो कर रहा है, जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काम किया है और जिस तरीके से मोसाद ने एग्जीक्यूशन किया है, उससे बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी सीख ले रही होंगी। याद रखिए हमास के चीफ को ईरान में कैसे मारा, उनके आने के हफ्तों पहले उनके जो गेस्ट हाउस है वहां बॉम्ब प्लांट कर दिया, और जब वो आए हमास के हेड, तब उनको वहीं बॉम्ब ब्लास्ट करके मार डाला गया। लेबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकी में बॉम्ब्स इंस्टॉल कराए गए और फिर रिमोट कमांड से एक्सप्लोड कराए गए। या फिर अगर आप हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की बात करें तो उनको प्रिसिशन स्ट्राइक से बेरूट में मारा गया। और अब जो खबर आ रही है, ईरान में एप्स को हैक करके लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग सड़कों पर उतरो, और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को बोला जा रहा है कि जो अभी वेपन रख देगा, जो अभी आत्मसमर्पण कर देगा, उसको इम्यूनिटी मिल जाएगा, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स हो गए, आपके पास हैकिंग हो गया, आपके पास बॉम्ब मैन्युफैक्चर इनटू पेजर हो गया, या फिर बॉम्ब आपने लगाया है हफ्तों पहले। ये सारे जो पैतड़े अपनाए गए हैं दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी इस समय देखेंगे। लेकिन इतना करने के बाद भी क्या कोई रिजीम चेंज आप कर सकते हो रिमोटली? क्या बम गिराकर ऊपर से रिजीम चेंज हो सकता है? शायद अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें, अगर हम इराक में देखें, अगर हम लिबिया में देखें, अगर हम अफगानिस्तान में देखें, तो आपको समझ में आएगा कि रिजीम चेंज करना तो आसान पार्ट होता है, किसी को मार गिराना तो आसान पार्ट होता है, लेकिन क्या उसके बाद देश में स्थिरता आती है, रीजन में स्थिरता आती है, या और अस्थिर हो जाता है और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस आ जाती हैं? ये सोचने वाली बात है। अब देखिए, ईरान में जो थियोक्रेटिक सिस्टम आपने लगा के रखा है, उसमें उसको मानने वाले भी आज हैं, तो ना मानने वाले भी हैं, मानने वाले भी हैं। तो बेस्ट केस सिनारियो अगर ईरान के तरफ से देखा जाए तो एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाएगा, नए लोग इलेक्ट हो जाएंगे, और ये जो जंग उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जारी रखी है वो करते रहेंगे। अब आता है दूसरा सिनारियो, जहां मोर हार्डलाइनर्स टेक ओवर कर लेते हैं कि ये देखो इन्होंने हमारे लीडर को मारा, अब हम इसका और बदला लेंगे। और ऑलरेडी ईरान ने बदले की भावना पहले ही दिखा दी है कि ये उन लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो हो सकता है सिचुएशन और भी खराब हो जाए, हार्ड लाइनर्स के हाथ में पावर आ जाए, वो मिसाइल आ जाए, वो न्यूक्लियर स्टॉकपाइल आ जाए, जिससे वो और भी तबाही मचा पाए। और एक और सिनारियो है जिसको डूम्सडे सिनारियो कहा जाता है, कि ईरान कंप्लीटली बिखर जाए, जैसे सीरिया में हुआ था कि अलग अलग ग्रुप्स आकर देश में अपने अपने अलग अलग एरियाज कार्व आउट कर ले, और उसके बाद
बाद अमेरिका को वहां फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजना पड़ेगा, जो कभी भी किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर अमेरिकन ट्रूप्स यहां मारे जाते हैं तो ट्रंप का वो पॉलिटिकल सुसाइड आप उसे मान सकते हो, क्योंकि अमेरिका में भी ये जंग कोई चाहता नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर और वॉर सेक्टर को छोड़कर ये जंग वहां कोई चाहता नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगा कि रेजिम चेंज से आपने मार तो किसी को दिया, लेकिन क्या उससे रेजिम चेंज होगा, क्या उससे शांति बहाली होगी, ये थोड़ा सा समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट इससे कौन कर रहा है। इजराइल की हेजेमनी बन जाएगा, इजराइल वहां का पापा बन जाएगा और अमेरिका ग्लोबल पापा बन जाएगा। लेकिन इससे अमेरिकन बेनिफिट कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट के लोग बेनिफिट कर रहे हैं? हां, जरूर, बात सही है, वहां एक डिक्टेटोरियल सेटअप था, लेकिन क्या अमेरिका के बॉम्ब गिराने से वहां डेमोक्रेसी आ गई? अमेरिका क्या यह डेमोक्रेसी के लिए कर रहा है? ये आप भी समझदार हो। फाइनली आखिरी सवाल, और वो है कि इससे अमेरिकन लेजिटिमेसी और वर्ल्ड ऑर्डर का क्या? जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं, उससे हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ भी ये बर्ताव हो सकता है फ्यूचर में कि तुम हमारी बात मानो, तुम हमारा सामान खरीदो, तुम हमारा एआई इस्तेमाल करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर भी बम गिरा देंगे। आज ये मजाक की बात नहीं रह गई है। अगर आप देखो कि चलिए ठीक है, अमेरिका तो फादर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसने डेमोक्रेसी बहाली के लिए किया। देखिए, इतनी मंशा थी डेमोक्रेसी बहाली के लिए कि यूएन की परमिशन या सलाह लेने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल कोalition बनाने की जरूरत नहीं है, अपने कांग्रेस से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपने सीधे जाकर बम बरसा दिया। एक इंसान और एक देश मिलकर यह सारा काम कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्डर का काफी बड़ा मजाक यहां उड़ रहा है। यूरोप का जब अपने पर आया था, जब ग्रीनलैंड की बात आई थी, तो यूरोप त्राही त्राही करने लगा था, जिसके बारे में हमने आपको एपिसोड बनाकर भी बताया था। लेकिन अब यूरोप को कोई दिक्कत नहीं है कि एक दूसरे देश के लीडर को इस तरीके से असैसिनेट कर दिया गया है, उसमें यूरोप को कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस, इंग्लैंड ये सब ज्वाइन भी कर चुके हैं। नहीं अमेरिका, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल ऑर्डर का कोलैप्स है, रूल्स बेस्ड लॉ का बिल्कुल कोलैप्स है, और इससे बाकी देश अब सोच रहे होंगे कि अब अगला नंबर किसका है। और इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी एक सवाल आता है। इतने दशकों से इंटरनेशनल कम्युनिटी यही बोल रही थी, जो बड़े पावर्स हैं, कि आप लोग अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम छोड़ दो, हम इंटरनेशनल ट्रीटीज के थ्रू आपकी सिक्योरिटी गारंटी कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने, उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था, उसको मार गिराया गया। गद्दाफी ने अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को छोड़ दिया, तब भी उसे मार गिराया गया। खमीनी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, तब भी उसको मार गिराया गया। किसके पास न्यूक्लियर वेपन है? किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन वहां अमेरिका कोई डेमोक्रेसी बहाली नहीं चाहता है, वहां अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स रोकना नहीं चाहता है। तो बेसिकली एक संकेत इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह जाता है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तब आप सेफ हो, अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो हम अपने बॉम्ब आपके ऊपर गिरा देंगे, आपके लीडर को हम मार देंगे। डेमोक्रेसी का एक ड्रेसिंग देकर, एक मुखौटा पहनाकर आपके देश पर अटैक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी से देख रहा है और समझ रहा है कि भैया हमें भी अब अपने आप को हथियार से लैस करना पड़ेगा, हमें भी अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो उसे अपनाना पड़ेगा। और चाइना भी इसे देख रहा है, सोच रहा है पहले वेनेजुएला अमेरिका ने किया, अब उसने ईरान किया, अब मैं भी ताइवान कर ही लेता हूं। कल जब चाइना ताइवान पर हमला करेगा, ताइवान को ले लेगा, तब इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा। और इसी तरीके से जब चाइना हमारे ऊपर भी भारी हो जाएगा, तब भी हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा। नॉट टू फॉरगेट, अब हमें अमेरिका और इजराइल की भी दादागिरी झेलनी पड़ेगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं किस तरीके से एक ट्रेड डील हमारे मुंह के थ्रू ठूस दिया गया था, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अमेरिका जानता है कि अभी उसकी दादागिरी चल रही है, वो कुछ भी चाहे वो कर सकता है। तो यहां जो लोग ये जो अटैक का मजाक उड़ा रहे हैं और खूब मजे ले रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि ये अब दूसरे देशों के साथ भी होगा। बात ईरान तक नहीं रुक रही है, बात ईरान से इंडिया आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और अमेरिका जो उनके पालतू हैं, अब उनके लिए काम करेगा, उनके भलाई के लिए काम करेगा, और जो उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा उन पर भी बम गिरा सकता है, इकोनॉमिक प्रेशर और भी ज्यादा लगा सकता है। तो एक नए फेज पर हम आ चुके हैं, काफी परिभाषा दुनिया की बदल चुकी है। और अब देखना यह है मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में, कि क्या एक सरेंडर होता है ईरान की तरफ से या ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, हार्डलाइनर्स टेक ओवर करते हैं और जो 2000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनका पूरा उपयोग होता है या नहीं, ये देखने वाली बात है, जिस पर हम देशभक्त पर भी देखते रहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल जो सिस्टम है, जो ऑर्डर है, पिछले 24 घंटों में काफी हद तक बदल गया है। यह हमें भी समझना होगा, इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा।